मैंने वीस्टम 250 चलाया तो उसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर हैंडलिंग था। हिमालयन भी चलाया था बट आई डोंट गो विथ रॉयल एनफील्ड। मेरे को भाई उतना सर में दर्द लेके नहीं चलना है कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे खुद के बाइक के बारे में, जो कि KTM एडवेंचर 250। क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने कराए हैं, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, मैंने क्यों इतने सारे एडवेंचर मोटरसाइकिल्स अवेलेबल है मार्केट में, मैंने क्यों एडवेंचर 250 लिया है या फिर 390 ले सकता हूँ, सब कुछ के बारे में आज बात करते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। ये है KTM एडवेंचर 250। फ्रंट में इसको मिलता है विंडशील्ड जो कि एडजस्टेबल है। एक स्टेप आप नीचे कर सकते हो, एक स्टेप आप ऊपर कर सकते हो। सो ये वाला बोल्ट आपको खोल के जो है ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम भी आता है, ये जो फाइबर का पार्ट है ये बहुत बजीनेस करता है जब आप चलाते हो। बहुत सारे लोगों के मैंने कंप्लेंट देखे हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि इसको खोलो, इसके यहाँ पे स्लॉट्स है जिसमें ये पिन घुसते हैं, उसमें 3M के बोथ साइड डक्ट टेप जो पतले वाले होते हैं ग्रे कलर के, वो आप यहाँ पे डाल दो जितने भी ब्लैंक पॉइंट्स है, और फिर इसको ऐसे करके एडजस्ट करके लगा दो। ये आवाज़ जो है बजीनेस जो था वो ख़त्म हो जाएगा। इसको DRL मिलते हैं, हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। ये बल्ब मैंने मॉडिफाई किया है, ये नाइट आई के बल्ब है जिसके कारण इसका इल्यूमिनेशन लाइट के ज़्यादा हो चुके हैं। पहले ये बल्ब आते थे नॉर्मल येलो कलर के, वो मैंने चेंज करके नाइट आई डाला है। इस तरफ मैंने जो है नंबर प्लेट ब्रैकेट लगा के रखा है ताकि ये नंबर प्लेट जो है बहुत ही इंटैक्टेड स्टेबल रहे। ये जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हो ये मोटो IOI का है, एंड इसके क्रैश गार्ड मैंने इसलिए लगाए हैं बिकॉज ये थोड़ा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के है। अगर आप हेवी लाइट्स लगाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप मोटो IOI के मत लगाना, क्योंकि ये पार्ट में ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। आप हाइपर राइडर या ऑटो इंजिना उसका लगा सकते हो। ऑटो इंजिना का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे लगता है, सो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो अगर आप ज़्यादा हेवी लाइट लगा रहे हो ऑप्ट फॉर दैट, अगर आप छोटे मोटे लाइट लगा रहे हो तो ऑप्ट फॉर दिस। अभी इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 43 mm के WP एपेक्स का सस्पेंशन मिलता है। USD सस्पेंशन है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, डैम्परिंग काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ गाइडेंस दूंगा, अगर आपका शॉकर का 1-1.5 साल हो जाता है तो इसके अंदर का जो ऑयल है वो आप 1-1.5 साल बाद चेंज करवाते रहना, नहीं तो इसके डैम्परिंग में आपको उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो मैं हमेशा जैसे ही मेरा 1 साल से 1.5 साल 1.25 साल के आसपास होता है, मैं इसके अंदर के दोनों के जो शॉकर के जो ऑयल होते हैं वो मैं चेंज करवाते रहता हूँ। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे मैंने KTM का ये स्टिकरिंग करवा के रखा है। ये पूरा रैप जो है वेरअप की तरफ से हुआ है। सो वेरअप इज़ अ डिकल्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने ये डिकल्स को चूज़ किया था और उन्होंने मुझे लगा के दिया। इस सिलीगुड़ी में शिव मंदिर मेडिकल के वहाँ पे है। वेरअप के जितने भी डिटेल्स है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उनके जितने भी डिटेल्स है KTM एडवेंचर अलग अलग बाइक्स के, एनटॉक वगैरह सब कुछ के वो डिटेल्स करते हैं। इनफैक्ट वो PPF वगैरह भी करते हैं। सो जो भी मतलब रिलेटेड टू द पेंट जॉब जितने भी सब कुछ है वहाँ पे हो जाता है, तो उसके डिटेल्स मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तरफ आए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे मोटो ट्रेंड्स के मैंने शॉकर ऑयल फोक सील कवर मैंने डाल के रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगाना चाहिए क्योंकि ये पाइप अगर डैमेज हो गया तो ये बहुत महंगा आता है। ये पाइप का कॉस्टिंग अराउंड 4500 का आता है। शॉकर ऑयल सील का दाम आएगा अराउंड 1000 रुपीज़, और 500 या 800 के आसपास आपका लेबर कॉस्ट आएगा, तो अराउंड 6 to 7,000 का खर्चा आता है अगर ये डैमेज होता है। तो इसलिए मैंने ये मोटो ट्रेंड्स का ये शॉकर ऑयल सील कवर मैंने लगा के रखा है, जिसके कारण अब ये सेफ हो चुका है। सामने टायर की बात करें तो सामने जो है MRF मोग्रिप मीटियोर M2 टायर है। ये स्टॉक टायर ही है, हालांकि मैंने चेंज किया है, मैंने दोबारा से मैंने खरीदा ये टायर, बट मैंने ये स्टॉक टायर ही मैंने लगाया था बिकॉज इसके जो ग्रुप्स है इसके कारण मुझे अच्छा ग्रिप मिलता है, तो इसी के कारण मैंने ये ऑप्ट किया है। पीछे मैंने दूसरा टायर लगाया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका टायर की अगर साइज़ की बात करें तो 119 सेक्शन के टायर है, मतलब 19 इंचेस का आपको ट्यूबलेस एलॉय मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको कैलिपर देखने को मिलते हैं बाइब्रेक के। 300 mm के आपको सामने डिस्क देखने को मिलते हैं विथ ABS, डुअल चैनल ABS है विथ ऑफ रोड मोड। मतलब अगर आप ऑफ रोड मोड कर देते हो तो आपके पीछे के जो टायर के जो ABS है वो बंद हो जाते हैं, सामने का ऑन रहता है। तो इसमें 2 ABS के मोड आते हैं, एक रोड और एक ऑफ रोड मोड। अभी अगर मैं इस ब्रेक पैड की बात करूँ तो मैं पहले तो स्टॉक ब्रेक पैड यूज़ कर रहा था, बट अभी मैंने वेस्ट्रा बोल के कंपनी है 1499 में वो ब्रेक पैड देते हैं, सिंटेड ब्रेक पैड्स वो देते हैं, तो वो मैंने अभी लगाया, जिसके कारण ब्रेक की क्वालिटी और ज़्यादा एनहांस हो चुके हैं। जो कंपनी स्टॉक फिटेड होते हैं वो ऑलरेडी बेटर होते हैं, बट मुझे और थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था, इसलिए मैंने वेस्ट्रा के लगाए। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा वेस्ट्रा के लगा सकते हो। जो कंपनी देते हैं वो अराउंड 3000 का आता है, जो कि फुल्ली सिंटेड होता है, बट ये सिरेमिक ब्रेक पैड्स है, दिस आर गुड ब्रेक पैड्स। मैं वेस्ट्रा का यूज़ कर रहा हूँ, 1499 है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने HGG के ओरिजिनल फॉग लाइट्स मैंने लगा के रखे हैं। फॉग लाइट ओरिजिनल कैसे पता चलेगा? अगर HGG के किसी भी फॉग लाइट में इस तरीके के स्टार एलन की है मतलब वो ओरिजिनल है, अगर इस तरह के एलन कीज़ हैं मतलब वो डुप्लीकेट है। तो ये बहुत इजी रिकग्नाइजेशन है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप अपने फॉगलाइट में देखो आपके फॉगलाइट्स में कौन से एलन कीज़ है। इस तरफ आपको जो है कर्व रेडिएटर देखने को मिलते हैं जिसमें 2 फैन हैं। एक फ़ैन आपका इस तरफ हो गया,
ये रहा एक फ़ैन और एक फ़ैन जो है उस तरफ हो गया, तो 2 फ़ैन इसको मिलते हैं जिसके कारण इसका हीट डिसिपेशन बहुत फास्ट रहता है। कंपनी जो है नॉर्मल ग्रीन कलर के कूलेंट डाल के देते हैं, वो बहुत ही बकवास होता है, मतलब इतना हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। मैंने इसमें 2160 रुपीज़ का आता है इंजन आइस कूल, वो मैंने डाला है इंजन आइस का लिक्विड, कूल्ड इंजन है तो मैंने उसमें कूलेंट डाला है। सो ये देखो इसका कलर जो है ब्लू कलर आता है, तो इंजन आइस के अगर कूलेंट अगर आप डालोगे तो ब्लू कलर में आता है। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव पोर्ड। अभी अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक दूसरा फ़ैन है, तो यहाँ पे आपको डुअल फ़ैन मिलते हैं। अभी अगर इंजन की बात करें तो 248.77 सीसी का इंजन है, 30 bhp एंड 24 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, लिक्विड कूल्ड एफआई इंजन एंड स्लिपर क्लच नहीं आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं आता है, बस स्विचेबल एबीएस इसमें आते हैं। और अगर मैं इंजन की स्पार्क प्लग की बात करूँ तो वो मैंने मॉडिफाई करा है, ये मैंने एनजीके का इरिडियम स्पार्क प्लग लगाया है। ट्रस्ट मी, अगर आप लगाते हो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अलग हो जाएगा, आपके वाइब्रेशंस बहुत कम हो जाएंगे, तो आई वुड प्रेफर कि आप एनजीके का इरिडियम स्पार्क प्लग आप ज़रूर चेंज करें। अगर इस तरफ आते हैं तो आपको ब्रेक लीवर मिलता है जो कि स्पाइक्ड है, जिसके कारण आपको ग्रिप अच्छे मिलते हैं। ये आपको रबर पैडिंग मिलता है, साथ में आपको ग्रिप भी मिलता है, तो यहाँ पे आपको बोल्ट मिलता है, अगर आप ये बोल्ट हटा देते हो तो ये रबर पैड निकल जाएगा और सिर्फ स्पाइक्स रह जाएगा, तो जिसके कारण आप ऑफरोडिंग अच्छे से कर पाओगे। अगर आप हाईवे में चला रहे हो तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो, अगर आप ऑफरोडिंग करते हो एक्सट्रीम ऑफरोडिंग तब आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप बूट पहनोगे तो उसमें स्पाइक्स जो है अटकेंगे। हालांकि विदाउट ओपनिंग दिस रबर सोल ऑल्सो यू कैन डू इट इजीली। एंड ये WP एपेक्स का सस्पेंशन है, इसमें मैंने कवर चला के रखा है जो कि 150-200 के आसपास आ जाता है। ये मुझे नहीं पता किन शहरों में मिलता है, बट सिलीगुड़ी में मिलता है, तो मैंने इसको लगा लिया था, तो जिसके कारण क्या शॉकर में कचरा वगैरह नहीं जाता, जिसके कारण डैम्परिंग अच्छा रहता है, शॉकर के जो लाइफ है वो भी अच्छे मेंटेन रहते हैं। यहाँ पे आपको जो है ब्रेक के ऑयल देखने को मिलते हैं जो ऑलमोस्ट 6 मंथ टू 8 मंथ्स के बीच बीच में आपको ये चेंज कराते रहना चाहिए। पिलियन के लिए फुट रेस्ट हो गए, एग्जॉस्ट पैनल हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैंने बहुत सारे ऑफरोड करे बट कभी ये लगा नहीं। फिर अगर मैं सीट की बात करूँ, सीट काफ़ी लंबा, काफ़ी फ्लैट सीट है, तो जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा कुशनिंग मिलता है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप ऑफरोडिंग करते हो तो आपके सामने भी सीट रहता है, आप यहाँ पे अपने हिप को लॉक करके चला सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे हल्के से ग्रिपिंग दिए गए हैं जिसके कारण आपको अच्छा खासा फील होता है। पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा सीट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हम दिया गया है, तो जिसके कारण ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सो सीटिंग के मामले में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है, फ्लैट सीट है, यू गेट मोर कंफर्ट। अभी अगर मैं सैडल स्टे की बात करूँ तो ये मैंने वायर ट्राई का सैडल स्टे लगाया है। मैंने क्यों लगाया, बिकॉज के माउंटिंग पॉइंट्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक है और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। एक ये माउंटिंग पॉइंट हो गया और एक ये वाले माउंटिंग पॉइंट हो गए, तो जिसके कारण इसको काफ़ी अच्छा एक बहुत ही सिंपल सोफिस्टिकेटेड लुक मिलता है, ज़्यादा तामझाम यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। पीछे अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको मोटोरेन का, मैंने ये देखो इनके लोगो है, मोटोरेन का मैंने टॉप रैक लगाया है। हालांकि अभी तक मैंने टॉप बॉक्स कभी कोई फिट नहीं किया है, बट ये टॉप बॉक्स मैंने जो है टॉप बॉक्स प्लेट कह सकते हैं, ये एल्यूमिनियम प्लेट है एंड दिस इज़ द मोटोरेन। और ये तो आपको ऑफकोर्स कंपनी की तरफ से आता है, ग्रैब हैंडल बार्स जो है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आपको टायर जो है ये मैंने मैक्सिस का टायर लगाया है, जिसका नंबर है 140/70 सेक्शन का टायर। पीछे का जो अलॉय है वो आपको 17 सेक्शन के मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर। यहाँ पे अगर देखें तो 230 mm के आपको रियर में डिस्क देखने को मिलते हैं, बाइब्रे के कैलिपर्स यूज़ किए हैं। ये मैंने स्पूल्स लगाए हैं जो पैडॉक के लिए भी काम आते हैं। और इस तरफ आपको अगर मैं स्पूल्स का दिखाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सटेंडर मिलता है, जिसके कारण ये क्रैश के टाइम पे भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब इनकेस बाइक अगर क्रैश हो रहा है तो ये जो है स्पूल्स के ये जो प्लास्टिक पॉइंट्स है ये आपके उस इम्पैक्ट को सहन कर लेंगे। तो ये स्पूल्स मैंने जाना का लगवाया था, ये अराउंड 999 का था, शायद से 1000 रुपये का होगा या फिर 700-800 रुपये का, तो ये लिया था कुछ। तो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव मॉडिफाइड। पीछे स्पूल्स मैंने लगाए बिकॉज को डबल स्टैंड नहीं मिलता है और पैडॉक लगाने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने स्पूल्स लगा दिए। अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको LED जो है DRL देखने को मिलता है, LED लाइट्स है, जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ये लाइट जलता है। इस तरफ आपको जो है वही पिलियन के लिए फुटरेस्ट वगैरह मिलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने जो है एक साइड स्टैंड शू कहते हैं इसे, ये वायर ट्राई का मैंने लगाया है बिकॉज अगेन द मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और इनके क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने जो है वायर ट्राई का साइड स्टैंड शू मैंने लगाया है, जिसके कारण आपका सरकमफेरेंस बढ़ जाता है। अगर आप किसी रेतीले जगह पे अगर आप रखते हैं तो आपके स्टैंड को ये बहुत अच्छा सरफेस देता है, जिसके कारण आपका बाइक मिट्टी में नहीं धंसता है। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक जो है 14.5 लीटर का यहाँ पे आपको टैंक देखने को मिलता है, साथ में तितली आपको नहीं मिलता है, चला गया बेचारा। खैर, तो ये टैंक का मटेरियल मेटेलिक टैंक नहीं है, ये प्लास्टिक कुछ एटम
कुछ तो बोलते हैं इसको, वो वाला मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज मुझे सिटी में मिलता है अराउंड 28 to 29, हाईवे में 32 मैक्स, लाइक 32 33 मैक्स आपको हाईवे में मिलेगा। अगर आप फ्लैट टारमैक में चला रहे हैं, अगर आप 60-70 में चला रहे हैं तो आपको शायद से 35 मैक्स मिल सकता है, बट उसके ऊपर आपको माइलेज नहीं मिलेगा। 390 का और भी कम है, 250 का थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे मैंने ये एक लगा के रखा है। ये क्यों लगा के रखा है, इसके रिगार्डिंग मैंने रील बनाया था, वो आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको मैं ऑन करके दिखाऊँ, मैंने हॉर्न जो मॉडिफाई किया, क्योंकि मैं जब मैं टूरिंग वगैरह करता हूँ उस समय जो हॉर्न कंपनी देते हैं वो उतने लाउड होते नहीं, तो इसलिए मैंने हिला का मैंने हॉर्न लगाया है। बहुत ही लाउड है ये। इंडिकेटर्स हो गए, और इसी में मैंने जो है अपने फ्लैशर्स को इंटीग्रेट किया है। तो ये इंडिकेटर फ्लैशर्स जो है ये आपका आता है सिमटिक की तरफ से, तो ये ऐसे, और ये ऑफ हो गया। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट मैंने ऑफकोर्स मैंने नाइट आई लगाया, तो इसलिए आप देख सकते हो वहाँ पे आपको ग्लो करते हुए दिख रहा होगा। पाइप हैंडल बार है, ये जो लाइट्स है, ये जो स्विच है, ये लाइट फॉग लाइट्स के लिए है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट। सो स्पीडोमीटर जो काफ़ी नॉर्मल सा स्पीडोमीटर है, नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट TFT डिस्प्ले, तो इसमें नहीं आता, कलरफुल नहीं है, नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है। न्यूट्रल, ABS, यहाँ पे इंजन मेल फंक्शन, टाइम, ये आपका RPM टैकोमीटर हो गया, ये आपका फ्यूल गेज हो गया, ये आपका इंजन का हीट कितना है वो, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखाता है कि लो फ्यूल है या साइड स्टैंड है, वो दिखाता है। स्पीड, ये गियर, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है, वो कितना आप ट्रिप मीटर आपका कितना चल रहा है, और यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिखाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे अभी RPM के लिए लाइट दिया गया है, और यहाँ पे जो इंजन लो ऑयल इंडिकेटर दिया गया है। आपको रोड मोड दिखता है। अगर आपको ऑफ रोड मोड में डालना है तो यहाँ पे आपको सेट बटन जो ये दबा के रखना पड़ेगा, कीप प्रेस्ड, रिलीज द बटन, और ये ऑफ रोड मोड में चला गया। अगर आप ऑफ रोड से वापस रोड में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेट बटन दबा के रखोगे, और यहाँ पे जो है आपको वापस से रोड मोड में ला के देगा। सो बहुत ही सिंपल सा स्पीडोमीटर है। अभी मैं इसको आपका एग्जॉस्ट नोट सुना के दिखाता हूँ। और यहाँ पे मिरर्स में मैंने कन्वेक्स मिरर डाल के रखा है, ताकि इससे मैं अपने ब्लाइंड स्पॉट में जो है उसको देखने के लिए इजी होता है। तो ये मैं कहूँगा कि कोई भी बाइकर हो जो टूरिंग वगैरह करते हैं उसको ये लगाने चाहिए। आपको जो है 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है इस तरीके से, एंड ये जो है पावर सॉकेट कहते हैं। इससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आपका टायर अगर कभी फ्लैट हो जाता है तो जो डिवाइस आता है उससे आप इसको कनेक्ट करके हाई प्रेशर में आप अपने हवा भी भर सकते हो। अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ पे मैंने जो है मोटोरेन का ही ये मोबाइल होल्डर लगाया है। ये जो ब्रैकेट है ये मोबाइल होल्डर, ये थोड़ा सा अभी देखो ऑलमोस्ट 1-8 साल हो गए, इसके कलर निकल रहे हैं। सो यस, ये देखो पपड़ी की तरह ये निकल गए, ये मैंने आपके सामने निकाल दिया। सो या ये थोड़े क्वालिटीज़ हैं, मतलब आपको 1-1.5 साल बाद आपको फील होगा कि पपड़ी की तरह एक क्वालिटी निकल रहे हैं। ये जो मोबाइल होल्डर है ये मैं ग्रैंड प्रिंस का यूज़ करता हूँ, जो आपने मेरे पुराने अगर व्लॉग्स में देखे होंगे तो वो मैं यूज़ करता हूँ। ये मोबाइल को इस तरीके से रख देता है टैप की तरह, तो ये अच्छा लगता है काफ़ी, और काफ़ी स्टेबल है ये। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट। ये मिरर्स के जो एज हैं उसमें आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो ये थे मेरे बाइक के स्पेसिफिकेशंस, और क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने कराई ये मैंने आपको बता दिए। अभी इसको चलाते हैं, ऑन रोड देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस। देखते क्या है इसका परफॉर्मेंस, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैंने ये लिया, क्या खासियत था इसका, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सो बैक ऑन द रोड, आज मैं अपना ही बाइक को चला के आपको बताने वाला हूँ कि इसके ख़ास फीचर्स क्या है और कॉन्स वगैरह क्या होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि रैपिंग वगैरह मॉडिफिकेशंस वगैरह क्या क्या करा के रखा है मैंने। आज मैं आपको इसको चला के दिखाने वाला हूँ। इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से कुछ इसका स्पीडोमीटर का डिस्प्ले होता है। एंड मैंने इसमें टिंटेड पेपर डाल के रखा है ताकि थोड़ा सा कम ब्राइटनेस हो। हालांकि ऑटो ब्राइटनेस के साथ आता है, मतलब अगर सनलाइट ज़्यादा होगा तो ये अपने आप ग्लो हो जाता है। बट यस, आपको जितना भी ग्लो हो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, बिकॉज मैंने इसमें टिंटेड पेपर डाल के रखा है, क्योंकि रात के टाइम पे ये बहुत ही वाइट लाइट आँखों में लगता है। ये कलरफुल डिस्प्ले नहीं है, इसके कारण ये देखिए जैसे ब्राइट हो गया अपने आप, है ना। सो जैसे शैडो में आता है ये ब्राइट हो जाता है। देखो मैंने इसको 3rd गियर से ही पुल किया, एंड आई ऑन द 4th गियर, 5th गियर, मैं बताऊंगा गियर शिफ्टिंग के बारे में, 6th गियर। सो इसको मिलता है 30 bhp एंड 24 Nm ऑफ टॉर्क, जिसके कारण इसको बहुत अच्छा एक पावर डिलीवरी मिलता है। आई हैव रिडन ड्यूक 250, ऑल्सो हैव रिडन दिस, बट ये मशीन ऑफकोर्स पुराना है। अब ड्यूक 250 में जो है LC4C इंजन आने लग गया है, बट ट्रस्ट मी, लाइक पावर के मामले में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कॉर्नरिंग, हैंडलिंग के मामले में आई डोंट थिंक सो मेरे को कोई इंट्रोडक्शन चाहिए, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इसके साथ ट्रैवल ब्लॉग्स देखे होंगे, लद्दाख, ज़ांस्कर, नेपाल के राइड्स,
एंड हर जगह पे इसने मुझे, कहीं पे भी इसने मुझे डाउनफॉल नहीं दिया है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे यार ये बाइक बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, लो एंड टॉर्क, जैसा मैंने आपको कहा, लो एंड टॉर्क में, इनिशियल लो एंड टॉर्क में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट एक बार ये RPM 4000 या 3000 RPM जैसे क्रॉस करता है, देन इट्स अ पावर बूस्टर, एंड आफ्टर 6000 RPM इट कैन पुल यू लाइक bazooka, like trust me. So now let's get back to the handling. Handling is very good. I would give 10 out of 10 handling. ये ऐसा नहीं कि ये KTM एडवेंचर मेरा बाइक है तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। नॉन बायस्ड रिव्यू है, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसके सामने का जो पोर्शन, ये थोड़ा सा बजीनेस का भी वाइब्रेशन करता है, बट इट्स वेरी मैनेजेबल। आई मीन लाइक ऐसा नहीं कि लूज़ हो जाता है या फिर ये ढीला हो जाता है एक टाइम बाद, या फिर इसको लेके आपको प्रॉब्लम होंगे आने वाले टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब वाइब्रेशंस जो भी है ये मैनेजेबल है। देखो जैसे थोड़ा थोड़ा पता है, ये विंडशील्ड और ये वाला एरिया थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, बट इट्स रियली मैनेजेबल, इट्स गुड। अगर मैं टायर की बात करूँ तो टायर ऑफ कोर्स मेरे सामने MRF लगा के रखा है, पीछे मैंने मैक्सिस का टायर लगा के रखा है। 140/70 सेक्शन का टायर है, एंड सामने जो है 119 सेक्शन के टायर है। और सामने का टायर में भी अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा ग्रिप ये प्रोवाइड करता है। स्टॉक MRF का टायर है मेरे सामने, एंड मैंने ये टायर दोबारा चेंज किया है। मतलब फर्स्ट जो टायर था वो ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मैंने सेकंड टायर लगाया है। एंड सेकंड टायर मैंने ये इसीलिए चूज़ किया, मैंने मैक्सिस का फ्रंट टायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैक्सिस का फ्रंट टायर में ग्रूव्स नहीं थे, इसके ग्रूव्स थे, तो जिसके कारण मुझे ऑफ रोडिंग में कहो या फिर आप टारमैक रोड में कहो, आपको अच्छे ग्रिप कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं। अभी सस्पेंशन की बात करें तो WP एपेक्स के आपको फ्रंट एंड रियर दोनों आपको WP एपेक्स मिलते हैं, जिसके कारण आपका जो शॉक का एबिलिटी है बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ गाइडेंस दूंगा कि जब आप चलाओ अपने हर एक से 1.5 साल के बीच में, डिपेंड्स आप कितना चलाते हो, अगर आप ऑलमोस्ट रेगुलरली अगर आप बाइक चलाते हो तो अराउंड 1 साल मैक्स 1.5 साल के अंदर शॉकर ऑयल चेंज करवा लेना। सामने के 2 जो शॉकर ऑयल होते हैं वो आप चेक करवा लेना, चेंज करवा लेना, चेक नहीं, सॉरी, हेलमेट के अंदर तो मैं ढंग से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चेंज करवा लेना आप अपने शॉकर ऑयल, बिकॉज उसके कारण क्या होता है, डैम्परिंग में बहुत इम्पैक्ट होता है। आप एक बार शॉकर ऑयल जब आप चेंज करवाओगे, आप देखोगे आपका शॉकर बहुत अच्छे से खिलता है ना, तो उसको क्लीन और आप चेंज करवा लेना, सर्विस सेंटर से करवा लेना, बिकॉज दे आर मोर एक्सपर्ट व्हाट आई हैव सीन। रेस्ट अभी अगर आते हैं हैंडलिंग, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया, पाइप हैंडल बार है, बहुत ही रिलैक्स पोजीशन पे है, बहुत ही लो कंफर्ट जोन पे ये आता है, तो आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होता जब आप उसको चलाते हो। यू फील लाइक दैट कॉन्फिडेंस वेन एवर यू आर ऑन द कॉर्नर्स। मतलब अगर मैं कॉर्नर भी लेता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मतलब दोनों का जो प्रोपोर्शन है, बैलेंस जो है, जिस तरीके से फैला हुआ है हैंडल बार, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देता है। आई वुड से दैट दिस हैंडल बार इज़ रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा। मतलब KTM ने जो गाड़ियाँ जो निकालते हैं वो भाई R&D करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके निकालते हैं। दैट्स द रीज़न यू गेट द मोस्ट आउटमोस्ट परफॉर्मेंस। अभी अगर टैंक की बात करें तो टैंक इज़ वेरी ह्यूज, एंड ये टैंक टूटता नहीं है। मतलब अगर एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो टूटता नहीं है, ये अलग ही टैंक बना हुआ है, पता नहीं क्या, बट ये टैंक का कॉस्टिंग बहुत हाई है। अगर आप 390 का टैंक की बात करें तो वो 53,000 का है, इसका शायद से 43 या 46,000 के आसपास ये टैंक आता है। 250 और 390 में डिफरेंस है। वो ऑस्ट्रिया का है, ये शायद से जर्मनी का इंपोर्ट होकर आता है, तो इसमें लिखा हुआ रहता है ये कौन सा, ये शायद इटली मेड या जर्मनी मेड होगा ये, और वो ऑस्ट्रिया मेड होता है। सो ये दोनों के टैंक में थोड़े से डिफरेंस आते हैं प्राइसेस के, बट ये टैंक आपको कोई मैग्नेटिक टैंक नहीं है, लोहे से नहीं बना है ये, ऑलमोस्ट समथिंग जहाँ तक मुझे पता है ये प्लास्टिक और कुछ मेटल से बना है, इसलिए इसका थोड़ा टेक्सचर अलग है। इसको आप जब टच करते हो आपको ये किसी भी एंगल से आपको ये जो है ये मेटल फील नहीं होगा। टैंक की कैपेसिटी की बात करो तो 14.5 लीटर का टैंक है, एंड ट्रस्ट भी 14.5 ही जाता है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा चला गया इसमें। तो या इन दैट सिनेरियो यू कैन कवर ऑलमोस्ट 420-30 किलोमीटर अगर आप प्यार से चला रहे हो। अगर आपको 31 से 32 का माइलेज अगर आपको ये देता है तो आप ऑलमोस्ट 430-40 आप आराम से आप चला सकते हो इन वन फुल टैंक। अगर आप थोड़ा स्पीड में चलाते हो तो 370-380 किलोमीटर के आसपास आप वन फुल टैंक में कर सकते हो। अभी अगर आते हैं फुट पैक्स और गियर शिफ्टिंग वगैरह पोजीशन से, दैट्स अ वेरी गुड पोजीशन। मतलब गियर शिफ्टिंग बोलो या फुट पैक्स बोलो, एकदम आपके पैर के सेंटर में है, तो आपको जो है ज़्यादा पैर पीछे नहीं करना पड़ता, जैसे ड्यूक 390, ड्यूक 250, 200 में करना पड़ता है, वैसा इसमें नहीं है। इसके जो फुट पैक्स है बहुत ही एकदम मिड सेक्शन में है, तो जिसके कारण आपको जो है पैर रखने में बहुत रिलैक्स फील होता है।
अभी अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण आपको जो है जो शॉर्ट राइडर है उनको तो ऑफकोर्स दिक्कत आने वाले हैं। बट आई एम 5'7", आई कैन मैनेज विद बोथ माई टोज, सो या इट इज़ कम्फर्टेबल। हालांकि नए वाले जो मॉडल आ रहे हैं, जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि नए वाले मॉडल में 2 वेरिएंट आने वाले हैं, एक होता है स्टैंडर्ड और एक आता है लो सीट। लो सीट का प्राइस अराउंड 2,80,000 एक्स शोरूम होने वाला है, और जो स्टैंडर्ड है उसका 2,62,000 एक्स शोरूम रहने वाला है। होता है ना कि सुना हुआ बात, तो वो हो सकता है, बट जब वो 250 390 लॉन्च होगा तभी आपको पता चलेगा। सो अभी अगर मैं इसके ब्रेकिंग की बात करूँ तो डैम गॉड, आई मीन लाइक यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन टू KTM ब्रेकिंग्स, दे आर रियली गुड। बहुत ही प्यारा ब्रेकिंग है, डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, एंड ब्रेक के बाइट्स चाहे फ्रंट के हो रियर के हो, इट्स बोथ आर गुड। रियर के थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में है, बट फ्रंट का बहुत ही हैवी है। मैं आपको स्ट्रेट रोड में थोड़ा सा डेमो देकर दिखाता हूँ। इट्स वेरी गुड ब्रेकिंग। मेरा एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था टॉय ट्रेन के साथ। से दिस ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैंने ब्रेक पैड, जैसे कि मैंने कहा, मैंने चेंज करवाया है। मैंने वेसरा का ब्रेक पैड्स लगाया जो कि 1499 का आता है, बट उसके भी बाइट्स काफ़ी अच्छे थे जो पुराने वाले थे। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, जब आप बारिश में या फिर स्लश में जब आप बाइक चलाते हो, आपके ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी खिंचते हैं। इसलिए आप देखना रेनी सीज़न में या लद्दाख में, जब आप रेनी टाइम पे जब आप लद्दाख जाओगे तब आपके ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी टर्न आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी वोर आउट हो जाते हैं। सो कभी भी याद रखना, बारिश के टाइम पे चाहे आप कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो, अगर उस समय अगर आप ब्रेकिंग वगैरह करते हो तो आपके ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी खिंचते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राई टाइम। अगर जैसे मैं अभी ड्राई रोड में चला रहा हूँ, अभी मैं अगर 50 बार भी अगर ऐसे मैं ब्रेक मारूंगा तो मेरे ब्रेक उतने नहीं घिसेंगे जितने मेरे रेनी सीज़न में घिसने वाले हैं, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ब्रेक पैड्स लूज़ भी ज़्यादा करते हैं। अभी अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर सस्पेंशन में आपको WP एपेक्स के ही मोनो सस्पेंशन मिलते हैं। बहुत ही सॉफ्टर साइड में है, स्टीफर भी है, सॉफ्टर भी है। आई डोंट नो हाउ दे हैव ट्यून्ड इट, बट जब आप उसको चलाते हो ऑफ रोडिंग में, अगर पिलियन लेकर चलाओगे मोस्टली, सो तब आप फील करोगे कि जो डैम्परिंग है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एकदम सॉफ्टर साइड में है, एकदम सॉफ्टर साइड में दे देंगे तो फिर बाइक का जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा चैलेंजेस आ जाएंगे, बट सॉफ्टर साइड है। जब आप किसी ऑफ रोड से चलाओगे तो पिलियन को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मोनो सस्पेंशन मोटरसाइकिल्स। वेल, और एक चीज़ मैं आपको बताता शो करूँगा, जो ये हॉन्क है ये मैंने हेला का हॉन्क लगाया ताकि ज़्यादा लाउड हो, क्योंकि वो कंपनी जो हॉन्क देते हैं वो अराउंड ई रिक्शाज या जो छोटे मोटे जो स्कूटी में आते हैं उस टाइप के हॉन्क होते हैं। तो मैंने वो हॉन्क हटा दिया, बिकॉज आई डू मोस्टली ऑन द हाईवेज़, और हाईवे में ट्रक वाले को उतना छोटा सा हॉन्क आपको समझ में भी नहीं आता है उनको, तो इसीलिए मैंने हेला का हॉन्क लगाया है। इसका प्राइस आया था अराउंड 998, 1000 रुपये का लिया था, बट बहुत ही लाउड है, बहुत ही प्यारा हॉन्क है इसका, जो मैं कहूँगा कि आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 GHz का मैंने फॉगलाइट लगाया है, छोटा सा फॉगलाइट है सामने की तरफ, जिसके कारण मुझे एटलीस्ट बहुत ही डार्क नाइट में मुझे एटलीस्ट दिख जाता है कि हाँ रोड में क्या है। और मैंने अपना जो हेडलाइट है वो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने नाइट आई का हेडलाइट, मैंने एकदम हेड लैम्प जो है वो मैंने चेंज किया है नाइट आई का, एंड ये अभी भी चल रहा है। मतलब जब मैंने बाइक लिया था मैंने उसी टाइम मैंने इसको लगाया था, शायद से बीच में का फ्यूज़ हो गया था जब मैं नेपाल राइड कर रहा था। करेक्ट, जब मैं नेपाल राइड कर रहा था, आते आते पता नहीं क्या हो गया था, फ्लिकर कर रहा था, एंड फ्लिकरिंग करते 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 सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो बंद ही हो गया। सो आते टाइम थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ था, बट उसके बाद मैंने जो नाइट आई लगाया था, लास्ट अक्टूबर का बात है, अक्टूबर में मैंने नेपाल राइड किया था, तो अक्टूबर में मैंने जो लाइट लगाया था वो अभी भी चल रहा है, एंड ये अक्टूबर आ ही गया ऑलमोस्ट, इट्स अराउंड 17th of अक्टूबर के आसपास है आज। सो येस, इन दिस टर्म मैं ये कहूँगा कि नाइट आई 1 ईयर तक अभी भी सर्वाइव किया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है।
और रेस्ट मैंने जो क्रैश गार्ड वगैरह लगाया वो तो मैंने मोटो आई का लगाया। एंड पीछे जो है सैडल स्टे वाइट का लगा। एंड मैंने वाइट इसलिए लगाया बिकॉज इनके डिज़ाइन बहुत मिनिमलिस्टिक थे, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन थे, बहुत ही अच्छा लगता है। और इनके अलग अलग बैग्स भी आते हैं जो इस पर फिट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वाइट का लगाया। एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर वाइट फॉर द क्वालिटी एंड द द फिट एंड फिनिश के मामलों में मैं तो वाइट कहूँगा ओवर एनी अदर ब्रांड। दैट्स माई चॉइस, माई परसेप्शन। आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं। अभी रेस्ट मैंने और क्या मॉडिफिकेशन करा है, मैंने नीचे 2 स्पूल्स लगाए जो जाना के थे। एंड या ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है जो मेरे मिरर कन्वेक्स मिरर मैंने लगाया है, ताकि अभी आपके जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है मुझे नहीं पता, तो इन दैट सिनेरियो हाईवेज़ में ये मोस्टली काम आते हैं। हाईवेज़ में आपको पता चलता है कि आपके पैरेलल अगर कोई व्हीकल अगर चल रहा है तो वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो इन दैट सिनेरियो आई गेट टू सी दैट येस मेरे एकदम पैरेलली कौन है, तो वो मुझे पता चल जाता है। इसके कारण मैंने ये वाला लगाया। आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग हाईवे टूरिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। So yeah man, I mean like this was all about from the मॉडिफिकेशन साइड। एंड मैंने ये बाइक क्यों परचेस किया वो मैं आपको बताता हूँ। वेल मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। सुजुकी वी-स्टॉर्म भी था एंड एडवेंचर 250 था। मैंने वी-स्टॉर्म चलाया तो मुझे उसका हैंडलिंग बहुत ही मतलब अनविलिंगली लगा, मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज जिस तरीके का राइड मैं करता हूँ मुझे उस तरीके का हैंडलिंग वो नहीं दे पाया। चाहे मैंने वी-स्टॉर्म 650 चलाया था जयपुर में, मतलब पूरे राजस्थान के ट्रिप में, तब भी मैंने वो फील किया था। उसके बाद मैंने वी-स्टॉर्म 250 चलाया तो उसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर हैंडलिंग था, तो मुझे हैंडलिंग बहुत ही बेकार लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। मैंने हिमालयन भी चलाया था बट आई डोंट गो विथ रॉयल एनफील्ड। मेरे को भाई उतना सर में दर्द लेके नहीं चलना है कि आई हैव टू थिंक कि बाइक ख़राब हो गया तो मुझे ये करना पड़ेगा, खुद ही मैकेनिक बनना पड़ेगा। मैं वो सब झमेला नहीं पड़ना चाहता। आई वांट टू गो, मैंने पैसे दिए हैं, मुझे रिलायबल मशीन चाहिए। सो आई गॉट KTM एडवेंचर 250। इन फ्यूचर आई एम प्लान टू अपशिफ्ट टू KTM एडवेंचर 390। लेट्स सी, नया वाला मॉडल का पूरा अवतार आने दो। अभी जो अवतार आया है उसमें मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा बिकॉज 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऊपर की तरफ एंड इट लुक्स बड़ी नेकेड स्कली बॉडी लग रहा है मुझे, बहुत ही स्कल टाइप का शेप लग रहा है। सो आई हैव नो आइडिया कि जब वो मार्केट में आएगा तब वो कैसे आएगा। बट या प्रेजेंट सिचुएशन में जो लुक है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सो इसलिए आई एम नॉट प्लानिंग टू अपशिफ्ट टू दैट। बट लेट्स सी, 390 एडवेंचर तो मैं ज़रूर लूँगा बिकॉज 250 का ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो 390 विल बी डेफिनेटली विनिंग माई हार्ट। सो या गाइस, विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था मेरे तरफ से जो भी आपको कहना था। अगर आपको किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो ये लेने का सोच रहे हैं या फिर जिनको ये लेना पसंद हो सकता है। विद ऑल दैट सेड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राइडर राइड सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे एंड मिलता हूँ मैं आपको अगले राइड रिव्यू के साथ। बाय बाय।